हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर जो अपने ईसीजी इंट्रोडक्शन के जो अपन ने वीडियो बनाया था, फर्स्ट वीडियो, उसी के कंटिन्यूएशन में अपन अब शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ईच कंटेंट पर। जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में 5 वेव होती हैं, 3 सेगमेंट होते हैं, 3 इंटरवल होते हैं। तो हम ईच वेव पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसके बाद इंटरवल पे अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसके बाद अपन सेगमेंट पे अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपन पी वेव। पी वेव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो मैंने बताया, ईसीजी में 11 चीज़ें होती हैं, 5 वेव होती हैं, 3 सेगमेंट होते हैं, 3 इंटरवल होते हैं। इसमें से केवल 2 ही वेव, पी वेव और टी वेव, इम्पोर्टेंट होती हैं। बाकी क्यूआरएस तो होता ही है। तो ये 3 चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। ये वाली स्लाइड आपने पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन में दिखाई थी, उसमें भी ये फर्स्ट स्लाइड थी, इसमें भी ये फर्स्ट स्लाइड है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब भी अपन ईसीजी का वीडियो बनाएंगे तो ये वाली स्लाइड तो हमेशा देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक्चुअली ईसीजी का मतलब ही ये है, ये स्लाइड और इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड जो है। ईसीजी का मतलब ये बार बार आपको सेट करना है कि पी वेव अपने दिमाग में सेट करना है। बार बार देखने से, बार बार सुनने से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। पी वेव दिखी मतलब एट्रिया की वजह से दिखी, क्यूआरएस दिखा मतलब वेंट्रिकल की वजह से दिखा, टी वेव दिखा मतलब वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन। तो ये चीज़ तुम्हें देखते ही समझ में आ जानी चाहिए, और ये तब आएगा जब आप बार बार देखेंगे। तो मैंने पहले इसलिए इंट्रोडक्शन के लिए इसको फिर से डाला है स्लाइड को, और जो नेक्स्ट स्लाइड थी अपनी लास्ट लेक्चर की, उसको भी फिर से डाला है। वही सेम कहानी, अभी भी इस कहानी को मैं आपको फिर से सुनाऊंगा। ऐसे नोड से करंट जनरेट होता है हार्ट के अंदर, हार्ट बीट स्टार्ट होती है। उसके बाद ऐसे नोड से ये करंट निकल के पूरे एट्रिया में फैल जाता है, और एट्रिया में फैलने की वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एट्रिया डिपोलराइज होते हैं, और उसकी वजह से पी वेव बनती है। तो दोस्तों, नीचे वाले डायग्राम में ये दिखाया हुआ है, ये वाली अपनी पी वेव बनी हुई है। किसकी वजह से बनी हुई है? एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से बनी हुई है। आज के इस लेक्चर में इसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अपनी स्टोरी थोड़ा कंटिन्यू कर देते हैं जल्दी फास्ट। फिर एबी नोड्स में करंट आया, एबी नोड में करंट थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसकी वजह से आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बनती है दोस्तों। उसके बाद बंडल ऑफ हिज में करंट जाता है और बंडल ब्रांच में जाता है। जब तक ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन ही रहती है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता ईसीजी मशीन की निडल में। उसके बाद जब बंडल ब्रांच में आता है, तो लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है थिक होती है, पहले डिपोलराइज होती है, और फिर वही लेफ्ट बंडल ब्रांच आगे करंट को राइट बंडल ब्रांच में भेजती है। इसकी वजह से करंट फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है और अपनी नेगेटिव वेव बनती है। फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन बनता है ईसीजी की आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर, उसको अपन सेप्टल डिपोलराइजेशन बोलते हैं दोस्तों। तो क्यू वेव सेप्टल डिपोलराइजेशन की वजह से बनती है। फिर उसके बाद पॉजिटिव आर वेव बनती है, फिर एस वेव बनती है, और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टोटली वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को डिनोट करता है। और ये जब करंट बंडल ब्रांच से परकिंजे फाइबर में एक साथ जाता है और उसके बाद पूरे वेंट्रिकल की वाल में फैल जाता है, और इसे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसकी वजह से क्यूआर कॉम्प्लेक्स बनता है दोस्तों। उसके बाद फर्दर जब वेंट्रिकल डिपोलराइज हो जाते हैं, उसके बाद करंट अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में आ जाता है, नॉर्मल पोजीशन में आता है। इसकी वजह से वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है, और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से टी वेव बनती है। तो ये वाली जो ईसीजी अपन पढ़ रहे हैं, ईसीजी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ भी देखेंगे अगर इसके एबनॉर्मल हो रहा है, पी वेव नहीं बन रही है, मतलब एट्रिया कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वी क्यूआरएस में कुछ गड़बड़ आ रही है, मतलब वेंट्रिकल में कुछ गड़बड़ है, टी वेव में कुछ गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब उसका रिपोलराइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। अगर क्यू वेव बड़ी दिख रही है तो सेप्टम में कुछ प्रॉब्लम हुई है। मतलब सारी चीज़ें इसी से, जब अपन चाहे एक्सेस डिविएशन पढ़ें, चाहे बंडल ब्रांच पढ़ें, चाहे हार्ट ब्लॉक पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, सारा का जो ईसीजी का बेस है वो यहीं से। एक्चुअली अपन यही तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ईसीजी में। अगर यही गड़बड़ होगा तो आगे फिर वो ईसीजी का कौन से पार्ट में, कौन से उसके हार्ट के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, वो हम इसको देख के ही बता सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं इस स्लाइड को मैंने बताया है, चाहे मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं चाहे मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं, ये वाली स्लाइड तो आपको देखनी ही पड़ेगी। तो आज जो मैंने जैसा बताया,
अपना टॉपिक है पी वेव। तो अपन पी वेव के बारे में अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली किसी भी बुक में एक साथ किसी भी वेव के या किसी भी इसके एक साथ सारे फीचर कहीं भी लिखे हुए नहीं मिलते हैं। कहीं एक पॉइंट मिल गया कि जो पी वेव है राउंड होती है, अपराइट होती है। किसी दूसरी बुक में कोई दूसरा पॉइंट मिल गया कि सारी एक जैसी दिखती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं। किसी तीसरी बुक में मिल गया कि ये क्यूआरएस से पहले होती है, क्यूआरएस के बाद भी एक पी वेव होती है। बट किसी में इसका मेजरमेंट मिल जाएगा कि पी वेव इतनी चौड़ी होती है, इतनी लंबी होती है। बट कोई भी बुक में सारे फीचर्स एक साथ नहीं मिलते हैं, लिखे हुए नहीं मिलते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सारी बुक्स को एक इंसान पढ़ सके। तो लेकिन मैंने काफ़ी सर्च करके ऑलमोस्ट मैंने सोचा कि जब अपन शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे पॉइंट को मैं कवर कर सकूं, एक भी पॉइंट छूटे नहीं जो किसी अलग बुक से आपको देखना पड़े। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को सुनने के बाद पी वेव के बारे में जितने भी फीचर्स हैं, उसकी क्या एबनॉर्मलिटी होती है, कैसे देखते हैं, क्या दिखता है, सब उसमें समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक एक पॉइंट के बारे में जो मैंने लिखा भी है, तो आप विजुलाइज भी करो और सुनो भी, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले ये जब ईसीजी मशीन से जब अपना ऐसे नोड से करंट निकला तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है। उसके बाद जैसे ही करंट एट्रिया की वॉल में फैला, एट्रिया डीपोलराइज हुए। एट्रिया डीपोलराइज होने की वजह से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और फर्स्ट वेव जो पॉजिटिव वेव अपने ईसीजी पेपर की जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है उस पर जो बनती है उसको अपन पी वेव पी वेव बोलते हैं। तो पी वेव किसकी वजह से बनती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है और ये फर्स्ट पॉजिटिव वेव है जो कि ईसीजी में बनती है, इसलिए इसको अपन पी वेव भी बोलते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट, ये जो पी वेव है यूनिफॉर्म होती है। इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मतलब सारी जो पी वेव हैं एक जैसी दिखनी चाहिए, चाहे पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, चाहे पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। पेशेंट की जो पी वेव है सारी की सारी एक लीड में जितनी भी पी वेव है एक जैसी दिखनी चाहिए। अगर वो एक जैसी पी वेव नहीं है, कोई छोटी है या बड़ी है या चौड़ी है या वो स्मॉल है, तो वो कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी को डिनोट करेगी दोस्तों। एबनॉर्मलिटी को भी कहाँ पे डिनोट, कौन सी जगह पे, हार्ट के कौन से पार्ट में? एट्रिया के अंदर। एट्रिया के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो पी वेव में दिखेगा। अगर वेंट्रिकल के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में दिखेगा दोस्तों। दूसरा, राउंड होती है, एकदम राउंड होती है, गोल गोल सी होती है, मोटी मोटी सी होती है, अपराइट होती है। कभी भी पी वेव उल्टी नहीं दिखती दोस्तों। अगर किसी को पी वेव उल्टी दिख रही है तो उसका मतलब हार्ट काम नहीं कर रहे, सॉरी एट्रिया उसके काम नहीं कर रहे, तो ही ऐसा हो सकता है। या पेशेंट की लीड उल्टी लगा दी है, जैसा मैंने लीड प्लेसमेंट में बताया था, तो दिख सकती है। बाकी नॉर्मली हमेशा ये अपराइट होती है, राउंड होती है एंड यूनिफॉर्म होती है दोस्तों। दूसरा मैंने ये लिखा है मैरिड टू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये है कि हमेशा उसके क्यूआरएस के पीछे लगी रहती है। ये एक आगे भी पी वेव मिलेगी और पीछे भी मिलेगी। जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से नहीं कभी अलग नहीं हो सकते, उनको साथ रहना ही पड़ेगा। ऐसे ही मैरिड टू क्यूआरएस होती है। पी वेव हमेशा क्यूआरएस के आगे भी होती है और इवन क्यूआरएस के पीछे भी होती है। अगर किसी क्यूआरएस के आगे पी वेव नहीं है, इसका मतलब जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे, उसके बिना ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गए, या जो वेव जनरेट हुई वो ऐसे नोड से जनरेट नहीं हुई, वो और कहीं से जनरेट हुई, इस वजह से पी वेव नहीं आई। ठीक है दोस्तों, अब तुमको समझ में आ गया होगा कि पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इनका क्या सिग्निफिकेंस है और जो स्टोरी मैं बार बार सुना रहा हूं उसका भी क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट दोस्तों, ये पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है बेस्ट सीन इन लीड 1 एंड लीड 2 एंड V1। ये आपको मैं लीड प्लेसमेंट का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से बनाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखें। पर फिर भी अभी मैं इसको, जब मैंने ये पॉइंट लिखा है तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जो अपन लीड प्लेसमेंट करते हैं, अपने बॉडी पे ईसीजी लीड्स लगाते हैं, उनकी जो डायरेक्शन है, अगर हमारे हार्ट के नॉर्मल करंट फ्लो की डायरेक्शन में है
तो उसमें पॉजिटिव वेव बनती है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसमें नेगेटिव वेव बनती है। ये मैं उसमें बहुत क्लियरली बताया है, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हमारे हार्ट के जो नॉर्मल करंट फ्लो है उसकी डायरेक्शन में अगर कोई लीड लगी हुई है तो उसमें पॉजिटिव वेव बनेगी, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई लीड लगी हुई है और दोनों, तो उसमें नेगेटिव वेव बनेंगी दोस्तों। दूसरा, जो लीड 2 है उसके अंदर करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है और जो हमारे हार्ट के अंदर जो नॉर्मल करंट फ्लो की डायरेक्शन है ऑलमोस्ट सेम होती हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, ये वाली डायरेक्शन में होता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड और टुवर्ड दी लेफ्ट। तो इसी डायरेक्शन में जो लीड 2 की डायरेक्शन होती है, तो लीड 2 के अंदर जितनी भी वेव बनेंगी वो बहुत ही अच्छी वेव बनेंगी, अच्छी इन द सेंस बड़ी बड़ी बनेंगी, क्लियर वेव बनेंगी, और सबसे अच्छी वेव लीड 2 में बनती हैं। इसलिए जो भी मॉनिटर्स होते हैं, जो भी मशीन होती हैं ईसीजी मशीन, उसके अंदर हम डिफॉल्ट लीड 2 ही सेट करके रखते हैं। तो कभी भी पेशेंट की रिदम देखनी है कि रिदम कैसी है इसकी, तो सबसे पहले पी वेव देखते हैं। पी वेव होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, राउंड होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, और साथ में क्यूआरएस के जस्ट पहले भी होनी चाहिए और क्यूआरएस के बाद में भी होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए हमेशा रिदम स्ट्रिप में जब भी हम ईसीजी की स्ट्रिप देखते हैं तो लास्ट में जो रिदम स्ट्रिप होती है उसमें लीड 2 लिखा रहता है। तो लीड 2 इसलिए लिखा रहता है क्योंकि उसमें सारी वेव्स एकदम क्लियर कट बनती हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम होती है जो कि हमारे हार्ट में नॉर्मल करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है। दूसरा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हमें इस पी वेव की एबनॉर्मेलिटी देखनी है कि पी वेव का ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड, मैंने तुमको बता रखा है कि जो भी ईसीजी है ग्राफ पेपर है उसके एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। तो अगर उसकी ऊंचाई या टॉल है या स्मॉल है ये देखनी है तो हमेशा एम्पलीट्यूड देखेंगे उसका। अगर हम देखेंगे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है कि नहीं तो हम उसका टाइम में देखेंगे। चौड़ाई ज़्यादा है मतलब कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको, तो ड्यूरेशन इसका 2 स्मॉल बॉक्स में होना चाहिए, मतलब इसकी जो विड्थ है इस पी वेव की वो 2 स्मॉल बॉक्स से छोटी होनी चाहिए। अगर वो 4 स्मॉल बॉक्स की पी वेव बन रही है, 3 स्मॉल बॉक्स की पी वेव बन रही है, तो उसको कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है। और दोस्तों एबनॉर्मलिटी भी अब इतने लेक्चर में बना चुका हूं आपको, अगर पहले लेक्चर आपने सुने तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका कंडक्शन स्लो हो रहा है, एट्रिया के अंदर कंडक्शन स्लो हो रहा है, तभी तो टाइम ज्यादा लग रहा है। करंट धीरे धीरे जा रहा है, करंट धीरे धीरे जा रहा है मतलब कंडक्शन स्लो हो रहा है उसका, कंडक्शन स्लो तो टाइम ज्यादा। आ गया समझ में? तो ये याद रखना है दोस्तों, अगर पी वेव का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है 2.5 स्मॉल बॉक्स से छोटा होना चाहिए। 2.5 स्मॉल बॉक्स मतलब एक स्मॉल बॉक्स कितना होता है आपको पता है, मैंने बता रखा है ईसीजी स्ट्रिप में 0.04 सेकंड होता है। 0.04 सेकंड का एक स्मॉल बॉक्स है तो 2.5 स्मॉल बॉक्स 10 सेकंड 0.10 सेकंड से कम होना चाहिए। 0.10 सेकंड है, 0.01 सेकंड है। दूसरा, अगर मैं बात करूं एम्पलीट्यूड की, जैसे मैंने बताया कि ऊंचाई की बात करूं, टॉल है कि छोटी है, स्मॉल है, तो हम एम्पलीट्यूड देखेंगे। तो नॉर्मल एम्पलीट्यूड जो अपनी पी वेव का होता है 0.25 टू 0.5 mm होता है। इससे अगर ऊंची है तो टॉल पी वेव है, इससे छोटी है तो स्मॉल पी वेव है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, पी वेव के सारे फीचर्स इसमें ऑलमोस्ट मैंने नोट करे हैं, और तो इनको आप हमेशा याद रखो और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख भी सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेम स्लाइड, अगर पी वेव में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। पी वेव एबनॉर्मलिटी के बारे में दोस्तों अभी पढ़ेंगे अपन कि एक पी वेव है उसके अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहली तो उसका डिजाइन बदल जाए। पहली एबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है, एक जैसी ना दिखे, कुछ अलग अलग दिखें, कुछ पी वेव की शेप गोल गोल राउंड ना होके उसके अलग दिखे, तो उसकी डिजाइन बदल जाए, पहली चीज ये हो सकता है। दूसरा, चौड़ी हो सकती है, अभी जैसा मैंने बताया उसको टाइम ज्यादा लगे, चौड़ी होगी मीन्स कंडक्शन स्लो हो जाए। दूसरा, टॉल हो जाए, ऊंची ऊंची हो जाए, टॉल हो जाए, सिमेट्रिकल हो जाए, पीक्ड हो जाए,
ऊंची सी नुकीली सी पी वेव बन जाए, तो इसका क्या मतलब है कि जो मैंने पहले बता रखा है, अगर ऊंची बन रही है तो मतलब वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है मतलब मसल ज्यादा है, और मसल कब ज्यादा होगी, जब हाइपरट्रॉफी होगी। तो मसल ज्यादा है मतलब मसल की हाइपरट्रॉफी हो गई है। तो दोस्तों अगर किसी के राइट साइड की एट्रियम में हाइपरट्रॉफी हो गई है, मैंने लिखा है राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, जो कि किस केस में होती है, अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम हो, लंग प्रॉब्लम हो, कोई स्मोकिंग करता है, कोई किसी को सीओपीडी है, तो उसको राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो जाती है दोस्तों। और राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो जो उसकी राइट साइड की लीड्स हैं, जो उसकी राइट साइड की लीड्स हैं उनमें जो पी वेव है टॉल दिखेगी। उसमें भी अगर हम बात करें तो दोस्तों मैंने यहाँ एक चीज लिखी हुई है, देखो, जब पी ऐसे नोड से करंट निकला और एट्रिया में फैला, तो जो एट्रिया है उसमें आधी पी वेव तो राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से बनती है, या आधी वेव पी वेव लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन या लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बनती है। तो अगर किसी को राइट एट्रियम में हाइपरट्रॉफी हो जाए तो क्या होगा, जो पी वेव बनेगी उसका आधा पार्ट किससे बन रहा है, राइट एट्रियम से, आधा पार्ट किससे बन रहा है, लेफ्ट एट्रियम से। तो जो राइट एट्रियम वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, फिर थोड़ी सी नॉच बनेगी, फिर थोड़ी सी छोटी होके फिर पी वेव का वो उसका लेफ्ट एट्रियम की वजह से पी वेव बनेगी। तो ये नॉच्ड पी वेव दिख रही है ना आपको, टॉल पीक्ड पी वेव बनेगी राइट एट्रियम में, बट उसका राइट साइड वाला जो पार्ट है, जो उसका फर्स्ट पार्ट है, वो थोड़ा सा अप रहेगा और कंपेरेटिव टू थोड़े लेफ्ट साइड वाले पार्ट को। तो इसको अपन बोलते हैं दोस्तों पी पल्मोनेल। दूसरा हम बात करें, अगर लेफ्ट साइड की एट्रिया में हाइपरट्रॉफी हो जाए तो सेम चीज है, राइट साइड की जो पी वेव, जो राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से जो फर्स्ट पार्ट जो पी वेव का बन रहा है वो तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद जब राइट साइड का लेफ्ट साइड का एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा या डिपोलराइज करेगा, क्योंकि वो हाइपरट्रॉफी है, तो उसमें थोड़ा सा करंट ज्यादा रहेगा, वोल्टेज ज्यादा रहेगा, तो उसका जो सेकंड पार्ट है पी वेव का, जो नेक्स्ट पार्ट है जो लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम की वजह से बन रहा है, वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप इसको आप देखो एक बार, जो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में जो पी वेव है उसका फर्स्ट पार्ट एनलार्ज है, और जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो कि लेफ्ट एट्रियम की वजह से बन रहा है वो नॉर्मल है, तो वो थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। दूसरा, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट अगर है तो जो उसका पी वेव का फर्स्ट पार्ट तो नॉर्मल है जो कि राइट एट्रियम की वजह से बन रहा है, बट उसका जो सेकंड पार्ट है जो उसका लेफ्ट एट्रियम की वजह से बन रहा है, वो पार्ट एनलार्जमेंट की वजह से, मसल मोटी होने की वजह से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये नॉच्ड या बाइफिड या बाइफेजिक या एम जैसी या कैमल हम्प जैसी पी वेव बनेगी दोस्तों। कितने सारे नाम दे दिए मैंने। बाइफेजिक, दो फेज हो गई, फर्स्ट फेज सेकंड फेज अलग अलग। बाइफिड, इसका बाइफर्केशन हो रहा है। नॉच्ड, बीच में नॉच बन रही है। एम जैसी, कैमल हम्प जैसी, सारे एक ही नाम है, ऐसी पी वेव बनेगी दोस्तों। तो अगर किसी ईसीजी वेव में तुमको अगर उसको दिख रहा है कि उसको नॉच्ड या कैमल हम्प या एम जैसी पी वेव दिख रही है, तो इसका मतलब तुमको देख के समझ में आ जाएगा इसको लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट है। अगर पी पल्मोनेल किसी को दिख रहा है तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है। अब शायद आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। तो इसलिए अगर लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज हो जाए तो पी के बाद का हिस्सा टॉल हो जाएगा, और उल्टे डब्ल्यू जैसी या एम जैसी, इसको बोलते हैं पी मिट्रेल। तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में पी मिट्रेल दिखेगा और राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में पी पल्मोनेल दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया है, और वीडियो ज़्यादा लंबे ना बने क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो कि बताना पड़ता है, इस वजह से वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा इनके शॉर्ट वीडियो बनाए जाएं, पी वेव पे एक वीडियो, क्यूआरएस पे एक वीडियो, एसटी सेगमेंट और इन पे सब पे अलग अलग वीडियो अपन बनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट, अगर किसी के आपको पी वेव ही ना दिखे, जैसा मैंने बता दिया पी वेव दिखे ही नहीं किसी के ईसीजी लीड में, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आएगा कि पेशेंट को हार्ट ब्लॉक हो रहा है, करंट ऐसे नोड से जनरेट नहीं हो रहा है या तो, और अगर जनरेट हो रहा है
तो वो एवी नोड तक पहुंच नहीं रहा दोस्तों, इसी को अपन बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। मतलब या तो उसके पी वेव नहीं है किसी पेशेंट के, इफ नो पी वेव इट मींस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, या इतने फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं कि उसको अपनी ईसीजी मशीन रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही। एकदम ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट ना करने की बजाय वो पेशेंट मतलब उसका एट्रिया बिल्कुल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको ईसीजी मशीन रिकॉर्ड ही नहीं करेगी, तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों एट्रियल एरिथमियाज बोलते हैं इसको, वो आगे अपन पढ़ेंगे। या फिर जो उसकी ऐसे नोड जो है उसका फास्ट जो ऐसे नोड से वेव जनरेट होनी थी वो ना होके उसके कहीं दूसरी जगह से हार्ट बीट जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि जंक्शन एवी नोड से अगर करंट जनरेट हो रहे हैं तो उसको अपन जंक्शनल रिदम बोलते हैं, उस केस में भी पी वेव एब्सेंट होगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैंने काफ़ी कोशिश करी है इसमें सारी चीज़ों को समझाने की। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों को शेयर करें। थैंक यू।